नमस्कार जीएस गैलेक्सी में अनिल सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए जो है आज से हम लोग बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम को टारगेट करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की श्रृंखला जो है वो शुरू किया जा रहा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है यहाँ पर हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन से शुरू किया जाएगा और टिल द इंडिपेंडेंस तक किया जाएगा। बीच बीच में जो है वो 5 क्लासेस बीतने पर मीन्स कि मेरा प्लान है कि वीक में एक बार आप लोगों के साथ एमसीक्यू किया जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो एमसीक्यू को लाइव सेशन में किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों का प्री का एग्जाम और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है बिहार पीसीएस में स्पेशली जो है अराउंड 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री से होता है और इस 40 क्वेश्चन में से लगभग 28-30 जो रहता है वो आपकी रेंज में रहता है। मींस कि जो एक स्टूडेंट अच्छे से इसे कर लेता है तो इस सेगमेंट में से 28 क्वेश्चंस यूजुअली हो जाते हैं। 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं और ये 28-30 क्वेश्चन फाइनली आपके सिलेक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए इस एक नई श्रृंखला की एनसीईआरटी आप लोग का चल ही रहा था, अब जो है वो प्री के ओरिएंटेड हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। तो इस नई श्रृंखला की शुरुआत हम लोग करते हैं। अगर ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, आप उसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, या टेलीग्राम अपना चैनल है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे फॉलो करने के साथ ही वहां पर भी आपको ये पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग के यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल की बैचेज पेड बैचेज चल रही हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसे फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी ये प्री का जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसे किया जाएगा। इससे आप लोगों को आप अपना जहां पे अगर कहीं क्लासेस भी कोई स्टूडेंट किया हुआ है वहां से भी चेक कर सकता है। बिल्कुल जैसे आपको क्लासेस में कराया गया है उससे और बेहतर तरीके से यहाँ पे कराने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग को करना है क्या है, फटाफट वीडियो को लाइक मारना है, अपना जो भी कोई ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को अगर नए लिसनर्स हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे फटाफट आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब होता है अगर इसको हम लोग देखा जाए तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस को हम लोग देख सकते हैं कि ये वास्को डिगामा रहते हैं। वास्को डिगामा के समय से, वास्को डिगामा कौन है, ये पुर्तगाली यात्री हैं। ठीक है, ये कौन है, ये पुर्तगीज हैं। तो एक पुर्तगाली यात्री रहते हैं। इनके आगमन के साथ क्या होता है, इनके आगमन के साथ यूरोपियों का भारत में आगमन होता है। तो कौन आता है, पुर्तगालियों के बाद फिर जो है वो अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज के बाद जो है वो फिर डच आते हैं और डच के बाद फिर जो है कौन आता है, इसके बाद डेनिस आते हैं। डेनिस मीन्स कि डेनमार्क के वो आते हैं एंड देन आफ्टर जो है देन आफ्टर फ्रांसीसी आते हैं। कौन आता है, फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो ये इनका अराइवल ऑफ यूरोपियंस का एक क्रम है। पहला क्वेश्चन तो प्री के लेवल पे यही पूछ देता है कि निम्नलिखित में से इनके भारत में आगमन के क्रम पर जो है वो चर्चा कीजिए। तो आगमन का क्रम जो है वो आप लोगों को स्पष्ट बता दिया गया। इस पे आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2-3 बार जो है आपके एग्जाम पे पूछा गया है। तो आइए कैसे जो एक कहा जाता है ना, व्हाट वेयर दोस टर्म एंड कंडीशन व्हिच लीड्स टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इन द मॉडर्न एज। तो द कंडीशन वाज दैट कि इन द ईयर ऑफ द 1453 1453 ईस्वी का वर्ष रहता है। कस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो जाता है, कस्तुनतुनिया पर जो है वो पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। सॉरी, कस्तुनतुनिया पर जो है ऑटोमन साम्राज्य रहता है, ऑटोमन एम्पायर का इस पर जो है वो अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर का इस पे कब्जा होता है। कब्जा होने के साथ फिर क्या होगा, अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है वो लैंड रूट्स को ब्लॉक कर दिया। लैंड रूट्स को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तो अगर कहानी देखा जाए तो कहानी वे बैक जाती है, काफी पीछे जो है वो कहानी जाती है। यहां पर ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये जो हो गया ये लाल सागर का एरिया हो गया, रेड सी का एरिया हो गया। ऊपर जो है ये यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जो है वो भूमध्य सागर हो जाता है। क्या हो जाता है, भूमध्य सागर हो जाता है। ठीक है, तो पहले इनका जो रिलेशन रहता है वो कहां से रहता है, पहले जो रिलेशन रहता है वो
लैंड रूट से जो है हमारा व्यापार होता था, जो स्थल मार्ग रहता है इस स्थल मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, तो जो स्थल मार्ग है, लैंड रूट है, इससे इंडिया से यूरोप के बीच में व्यापार हो रहा है। कब हो रहा है? सिंस जो इंडो रोमन ट्रेड है उस जमाने से हो रहा है। देन आफ्टर ये रेड सी, और रेड सी से फिर क्या होता था, स्थल मार्ग से होते हुए ये कहां पर, भूमध्य सागर, और यहां से फिर अलेक्जेंड्रिया में आ जाते थे। तो रोमन एम्पायर के बारे में आप लोगों ने सुना था, द ग्रेट रोमन एम्पायर जो है, महान रोमन साम्राज्य जो है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। महान रोमन साम्राज्य के आगमन के साथ ही उनके विघटन के साथ ही कौन आता है? बाइजेंटाइन आते हैं। बाइजेंटाइन कब आते हैं? ये 473-74 एडी में आते हैं। 473 एंड 74 एडी में आते हैं। ठीक है, 473-74 ईस्वी में ये आते हैं। अब इनका लगभग 1000 वर्षों तक जो है वो बाइजेंटाइन साम्राज्य रहता है। 1453 ईस्वी में कौन आ जाता है? ऑटोमन साम्राज्य आते हैं। उन्होंने टर्की पर, तुर्की का लोकेशन आप देख रहे हैं, वहां पर वो कब्जा कर लेते हैं, और उसी कब्जा के साथ में क्या होता है, वो इस स्थल मार्ग को रोक देते हैं। अब क्या होता है भाई कि इनका भारत के साथ विशेष करके कौन सा व्यापार रहता है? तो भारत के साथ इनका विशेष करके मसालों का व्यापार रहता है। मसालों का व्यापार, स्पाइसेस ट्रेड जो है वो रहता है। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है वो कहां से होकर के आते हैं? तो वो केप ऑफ गुड होप जो है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है, वहां से फिर जो है अब्दुल मानिक नाम का जो है इनको पथ प्रदर्शक रहता है, और अब्दुल मानिक ने क्या किया था, इनको रास्ता दिखाने का काम किया, और इस तरीके से ये फाइनली कहां पे आते हैं? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्री के लेवल पे पूछा गया है। 1453 में कसुंतुनिया का पतन, ये भी एक बार आई फील की पूछा गया है। और ये सब तो एक इन जनरल जिसे कह सकते हैं कि जो जीके का डेटा होता है, जनरल नॉलेज का डेटा होता है, कि कब वास्को डिगामा आया हुआ था, कहां पर आया हुआ था, कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो ये सारे एक तरीके से जनरल स्टडीज के आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर क्या होता है? भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में कौन है? सूरत, भड़ौच और कैम्बे क्या है? ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको कर लेना है, ये इन जनरल नहीं है, ये आपको मैपिंग का जो क्वेश्चन होता है, आईएएस का जो ऑप्शनल का पेपर होता है, वहां पर मैपिंग में ये सब पूछा गया है। जो बंदरगाह है उनके बारे में वो पूछा है। तो मालाबार तट मींस क्या हुआ? मालाबार तट जो है ये वेस्टर्न कोस्ट हुआ, और ये वाला कौन सा है? ये जो है कोरोमंडल तट हुआ। तो मालाबार तट पर क्या है? कालीकट है, कोचीन है, गुजरात में सूरत, भड़ौच और कैम्बे जो रहते हैं वो प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में रहते हैं। तो चलिए, इस तरीके से जब स्थल मार्ग इनका रोक दिया जाता है तो मसालों की लत रहती है। इन मसालों की लत के लिए ये क्या करते हैं? ये समंदर में अपना क्या करते हैं, जो है समुद्री रास्ते को नेविगेट करना शुरू करते हैं। ये दौर कौन सा दौर रहता है? अगर यूरोप के इतिहास पे बात किया जाए तो ये दौर जो है वो एज ऑफ रेनेसा है। रेनेसा मीन्स की ये उसे पुनर्जागरण कहते हैं। ये पुनर्जागरण का जो है वो काल रहता है। तो पुनर्जागरण के काल में क्या होता है? सबसे पहला प्रयास तो 1492 ईस्वी में ही हो गया था। 1492 ईस्वी में कौन है भाई? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस रहते हैं। कौन है? कोलंबस है। कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस ने जो है भारत को खोजने के लिए ये निकलते हैं, परंतु किसकी खोज कर देते हैं? ये अमेरिका की खोज कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खोज कर देते हैं। सही है। तो यूरोप वासियों में अच्छा, वो अमेरिका की खोज कर देते हैं, रास्ता भटक गए रहते हैं। फिर इसके बाद जो है यूरोप वासियों में सबसे पहले ये पुर्तगाली रहते हैं। आई फील हेनरी द ग्रेट नेविगेटर उनको कहा जाता था। हेनरी जो है वहां के राजा रहते हैं पुर्तगाल के। उन्होंने वास्को डिगामा को फिनेंशियली असिस्ट किया हुआ था कि आप भारत को जाकर के खोजिए, और इस तरीके से क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे भारत के खोज के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं।
तो फाइनली 1498 ईस्वी का वर्ष रहता है। 1498 ईस्वी में जो है वो वास्को डी गामा जो है वो भारत में आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? हिंदू शासक रहते हैं, हिंदू शासक जामोरिन के दरबार में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए फिर अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला कौन रहते हैं? 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले दूसरे पुर्तगाली यात्री के रूप में रहते हैं। ठीक है, 1502 ईस्वी में क्या होता है? 1502 ईस्वी में फिर से जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत पुनः कब आता है। तो भारत से जब वो 1498 में आते हैं और यहां से मसालों को लेकर के जाते हैं, तो भारत को खोजने में जितना भी खर्च आया हुआ था उसका 60 गुना लाभ वो जो है इस व्यापार में इन मसालों से यूरोप में बेच करके वो पाते हैं। 60 टाइम्स, 60 गुना ज्यादा लाभ वो पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से भाई वो जो कहा जाता नहीं कि इकोनॉमिकल, और ये भी कैपिटलिस्टिक कंट्री है, पूंजीवादी देश है, तो इस तरीके से जो ये आर्थिक लाभ की आकांक्षा रहती है ये इनको फिर से भारत खींच करके लाता है। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या होते हैं? वो पुनः भारत आते हैं। ठीक है, इनके पहले दूसरा पुर्तगाली कौन रहता है? 1500 ईस्वी में जो है वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल रहते हैं। तो यहां पे पुर्तगालियों का अब क्या होता है? पुर्तगालियों को भारत जो है वो एक इकोनॉमिक बेनिफिट का हॉटस्पॉट के रूप में समझ में आता है, और जैसे अंग्रेजों के गवर्नर जनरल की परंपरा चलती है वैसे ही पुर्तगाली गवर्नर जनरल की परंपरा चल पड़ता है। तो पुर्तगाली गवर्नर जनरल की परंपरा में कौन है भाई? ये फ्रांसिस्को डी आल्मीडा है। फ्रांसिस्को डी आल्मीडा इनके पहले गवर्नर जनरल के रूप में है। कब से कब तक इन्होंने शासन किया था? 1505 से 1509 ईस्वी तक इन्होंने इनका जो है वो कार्यकाल रहता है। तो आल्मीडा जो रहते हैं ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में रहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। और इन्होंने क्या चलाया था? इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे और क्या कहा जाता था? इसे नीले जल की नीति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे जो है नीले जल की नीति जो है वो कहा जाता था। अब मुद्दे की बात यह है कि ये नीले जल की नीति है क्या? व्हाट इज द ब्लू वाटर पॉलिसी? तो जो नीले जल की नीति है, यहां समुद्र पर जो है इनका एक मोनोपोली रहता है, एक एकाधिकार रहता है, वर्चस्व रहता है। और इस तरीके से ये क्या करते थे? इस तरीके से ये जो है कोई भी जहाज जो है भारतीय व्यापारियों का हो या भारतीय शासक वर्ग का हो, अगर ये विदेशों में जा रहा है तो वहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कार्ड व्यवस्था थी, कार्ड सिस्टम था। तो वो कार्ड इनको तट पे भारतीय बंदरगाहों पे पुर्तगालियों से कार्ड लेना होता था, मतलब एक पास लेना होता था। अगर वो पास बीच समंदर में नहीं मिलता था, जो भी जहाज व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा हानि जो है एक पेनाल्टी के रूप में, या कभी कभी उस जहाज को ही ये जब्त कर लेते थे। चूंकि ये लोग कोस्टल एरिया की कंट्री रहते हैं, आप ब्रिटेन को भी आगे चल करके देखेंगे, तो ये क्या रहते हैं? ये एक ओशियानिक सुपर पावर रहते हैं, समुंदर की एक जो है वो महाशक्ति के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? आल्मीडा ने जो है वो लाया हुआ था। अब हम लोग फ्रांसिस्को डी आल्मीडा ने लाया हुआ था। अब अगले जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? तो अगले गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हैं। समय काल इनका क्या है? तो 1509 से 1515 ईस्वी जो है इनका समय काल है। भारत में पुर्तगाली शक्ति के ये क्या रहते हैं? इनको जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक इन द सेंस क्या रहता है? हर समय में देखेंगे कि जो जैसे सल्तनत काल है, सल्तनत काल में फाउंडर और रियल फाउंडर ये अलग अलग हैं। गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन रहते हैं? वो इल्तुतमिश रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से गुप्त वंश में देखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त रहते हैं, और वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनको क्या माना जाता है? इनको रियल फाउंडर माना जाता है। इन्होंने क्या किया हुआ था? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। कोचीन जो रहता है इसको इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। सही है।
अब आगे चलते हैं। 1510 ईस्वी में कौन है अल्बुकर्क ने किसको पराजित किया हुआ था? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को पराजित करके उनसे क्या जीतते हैं? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। आप लोग को करना क्या है ना, घटना चक्र खरीद लेना है। घटना चक्र को खरीद करके टॉपिक वाइज जो आता है, मींस की घटना चक्र की जो हिस्ट्री आती है, अगर आप वो लेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं और पिछले जो है वो 30-32 वर्षों का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप वहां पे इस टॉपिक पे आ जाएंगे कि यूरोपियों का भारत में आगमन, लगभग आपको 50, 60, 70 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो सब वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखाएगा कि कितनी बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। तो गोवा वाला क्वेश्चन जो है ये 2-3 बार या उससे भी ज्यादा पूछा गया है। बीजापुर से किससे इन्होंने छीना हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। बीजापुर के जो है आदिल शाही शासक रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर पुर्तगालियों का क्या था? इन लोगों ने भारतीयों की जो भारतीय लड़कियां हैं या भारतीय स्त्रियां हैं उनसे विवाह की नीति को जो है वो आगे बढ़ाया हुआ था। तो स्त्रियों से विवाह, और कृष्णदेव राय जो रहते हैं, विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हैं। कौन कौन से वंश हैं? संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, आरविडु वंश है। तुलु वंश जो रहता है, तुलु वंश के एक बड़े ही कह सकते हैं शक्तिशाली शासक के रूप में है। कौन है? कृष्णदेव राय हैं। तो इसी कृष्णदेव राय को बाबर रहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अपनी आत्मकथा कौन सा रहता है? तुजुके बाबरी रहता है। तो तुजुके बाबरी में उन्होंने क्या बताया था? भारत के सबसे शक्तिशाली शासक में उत्तर भारत में किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो कृष्णदेव राय का नाम बताते हैं। तो कृष्णदेव राय एक पराक्रमी शासक के रूप में रहते हैं और इनके साथ पुर्तगालियों ने मैत्री संबंध स्थापित करना जो है वो ज्यादा बेहतर समझा था। अगले गवर्नर जनरल कौन आते हैं? अगले गवर्नर जनरल नीनो डी कुन्हा आते हैं। नीनो डी कुन्हा का समय काल क्या है? 1529 से 1538 है। नीनो डी कुन्हा का समय काल क्या है? 1529 से 1538 ईस्वी है। ठीक है। पुर्तगालियों की राजधानी कहां पे है? पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन में रहता है, जिसे 1530 ईस्वी में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। तो गोवा को आपने देखा था इन लोगों ने 1510 के आसपास में ही जीत लिया था, और नीनो डी कुन्हा के समय काल में अब इनकी राजधानी कोचीन से क्या हो जाती है? कोचीन से गोवा हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पीसीएस उसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। फंसाता कहां पे है? फंसाता आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है। तो लगभग जो है इधर बीच तो मैं 2-3 सालों से पीसीएस का बैच भी नहीं ले रहा हूं, केवल आईएएस के ही बैचेज में इन्वॉल्व रहता हूं। तो पीसीएस को एक कहीं से भी आप लोगों को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पीसीएस एक आसान एग्जाम है, इसमें बस आपको अपनी प्रैक्टिस को जो है वो किए रखना है। प्रैक्टिस को शार्पनेस के लेवल पर जितना ज्यादा कीप प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। तो चलिए जो है तो ये आप क्या कर रहे हैं? अब गोवा को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये सब आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके से दबाव बना करके नहीं बताया जाएगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में, रनिंग मेमोरी में वो नहीं रहता है। जब एक इंफेसाइज किया जाता है कि नहीं ये पूछा गया है, तब आप लोग क्या करते हैं? और बेहतर तरीके से इसे परफॉर्म कर ले जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं पुर्तगालियों ने कार्ड व्यवस्था द्वारा क्या किया था? एशियाई व्यापार पर जो है वो गहरा प्रभाव डाला था। तो अभी ब्लू वाटर पॉलिसी में मैंने कार्ड सिस्टम आप लोग को बताया ना। ठीक है। तो कार्ड व्यवस्था के द्वारा इन्होंने क्या किया था? एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। आगे फिर क्या है भाई? तो आगे कह रहे हैं कि कोई भी भारतीय है या कोई भी जो है ये है अरबी जहाज जो है वो पुर्तगाली अधिकारियों से कार्ड या परमिट, वही पास मैंने कहा था कि कार्ड जो है पास होता था, उसके बिना अरब सागर में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। चीन से वो कहां पे गया था? अरब देशों में गया था।
अरब देशों से ये कागज जो है वो यूरोपियों को पता चलता है, और अरब देशों से ही ये कागज जो है वो मध्यकाल में भारत में आता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो मध्यकाल में जो है ईसामी रहते हैं। सर्वप्रथम कागज के बारे में लगभग 13वीं शताब्दी में उन्होंने चर्चा किया हुआ था। तो अब इसके बाद कागज पे प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट होना एक अलग मुद्दा है। कागज पे आप लोग पेन से लिखते हैं, और ये क्या है, ये प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसके द्वारा लाया गया था, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, ठीक है। अब आगे ये क्या कहते हैं, पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया था। पुर्तगाली केवल तंबाकू ही नहीं, कई सारे जो फसल होते हैं, जैसे तंबाकू रहता है, आलू रहता है, पोटैटो है, टोबैको है, देन आफ्टर जो है चिली है, मिर्च जो है, मेज मतलब मक्का है, इन सारे फसलों को, पपाया मीन्स की पपीता है, तो इन सारे फसलों को क्या किया था, इन सारे फसलों को भारत में जो है वो लोकप्रिय बनाया हुआ था, या भारत में जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, उसका जो है भारत में जो है शुरुआत किए हुए थे। अब डच पे आते हैं। डच कहाँ के भाई रहते हैं, डच को ही नीदरलैंड भी कहा जाता है, डच को ही हॉलैंड भी कहा जाता है। तो इनकी स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में। विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर के कौन सी कंपनी बनाई जाती है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था जो है स्थापित किया गया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था जो है स्थापित किया गया। तो इस कंपनी का मूल नाम क्या रहता है, मूल नाम जो है ये नहीं पूछेगा, एक बार पूछा गया है, और यूपीपीसीएस में जो है वो इस तरीके से कभी कभी ना थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके का क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है। तो फिर भी जानने में कोई हर्ज नहीं है। इनका मूल नाम वीओसी है, वेरिंग्जे ऊस्ट इंडिसे, मतलब ये डच लैंग्वेज है, और यहां पे इसको मैंने बताया हुआ है। अब भारत में पहली फैक्ट्री इनकी कब स्थापित होती है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1605 ईस्वी रहता है। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जो है वो प्रथम डच फैक्ट्री जो है वो स्थापित हुआ था, ठीक है। तो प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में जो है ये गोलकुंडा का एक प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में रहता है, वहां पर जो है स्थापित हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे भी अपने ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है। आगे क्या है, डचों ने स्वर्ण सिक्का जो भारत में प्रचलित किया हुआ था, इस स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, इस स्वर्ण सिक्के को पैगोडा कहा जाता था। अब सिक्कों पर आप लोगों को बहुत ही सावधान रहना है, सिक्कों पर वो प्रश्न पूछते हैं, क्यों, क्योंकि एक स्रोत के रूप में आते हैं। रुपया जो है शेरशाह सूरी ने चलाया था, इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल रहता है, ये इल्तुतमिश ने चलाया था, वो भी प्रश्न पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने अर्धा और बिक्स चलाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर रहते हैं, अकबर ने जो है वो शाहरुख नाम का सिक्का जो है वो जारी किया हुआ था, वो भी प्रश्न पूछा गया है। मुगलों के समय में कितने टकसाल थे, शाही टकसाल थे, वो भी प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन काल में, ऋग वैदिक काल में निष्क और शतमान का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था, वो भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके अगर आगे देखा जाए तो फिर वहां पर आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। पंच मार्क जो कॉइन्स है, आहत सिक्के हैं, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम भारत में शीशे का सिक्का जो है सातवाहनों ने चलाया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वीणा वादन प्रकार का सिक्का किसका रहता है, समुद्रगुप्त का रहता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, चलाया था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। भारत में किसके सिक्कों पर शिव की, नंदी की और त्रिशूल की आकृति मिलती है, विम कैटफिशेस कुषाण शासक हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम जो है तिथि युक्त सोने के सिक्के किसने चलाए थे, डेटेड जो है, मतलब उस पर तिथि लिखा हुआ, ईस्वी लिखा हुआ है,
तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इंडो ग्रीक शासकों ने किया हुआ था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सबसे भारी सोने के सिक्के भारतीय इतिहास में किसके थे? गुप्त शासकों के थे, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस पे कीप अपडेटेड जो है वो रहना है। आगे क्या है, डचों ने मसालों के स्थान पर क्या किया था? भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। ठीक है, तो सबसे अच्छा या सबसे स्पेशल जो इनका वो रहता है, फीचर रहता है, वो क्या रहता है कि ये मसाले के पीछे नहीं पड़ते हैं, जो कि पुर्तगालियों को आपने देखा हुआ था, वो मसालों के व्यापार के लिए ही भारत में आए हुए थे। तो इन्होंने किसको महत्व दिया था भाई? तो इन्होंने जो है भारतीय कपड़ों को जो है वो ज्यादा महत्व दिया हुआ था। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो डचों को ही दिया जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से जो है वो बेदारा के युद्ध में, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। अंग्रेजों ने बेदारा के युद्ध में इनको पराजित किया और पराजित करके भारतीय बाजार से इनको बाहर फेंक दिया। तो ये क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछा गया है। बेदारा कहां पे है ये आप लोग नहीं जानते होंगे, बेदारा जो है वो बंगाल में है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से डचों की भी कहानी समाप्त होती है। पुर्तगालियों की कहानी कैसे समाप्त हुआ था भाई? तो पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हराया नहीं था। पुर्तगालियों में जो है वो कैथरीन ब्रेगांजा रहती हैं, पुर्तगाली राजकुमारी रहती हैं। उनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स रहते हैं, आईफिल्ड की चार्ल्स पंचम रहते हैं, तो उनसे विवाह होता है। विवाह में दहेज के रूप में बंबई जो है वो अंग्रेजों को मिल जाता है। अंग्रेजों मतलब कि जो युवराज रहते हैं, प्रिंस रहते हैं, उनको मिल जाता है। और उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे बेच दिया। अब भाई राजा वो रहा है इंग्लैंड में, तो वो वहां से बंबई का क्या करेंगे, जो यहाँ पे उस कंपनी को बेच देते हैं। तो यहीं से भारत में पुर्तगालियों का जो है वो पतन होना शुरू हो जाता है। पुर्तगालियों का भारत की अपेक्षा ज्यादा आकर्षण कहां पे रहता है? भारत की अपेक्षा ज्यादा आकर्षण जो है उनका जो ब्राजील रहता है, भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा देश है, तो ब्राजील पर उनका ज्यादा आकर्षण रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये हम लोगों ने पूरा डचों की कहानी को भी देख लिया गया। अब किसकी कहानी आती है भाई? तो अब अंग्रेजों की कहानी है। तो अंग्रेज जो रहते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का आगमन जो है वो डचों के बाद हुआ था। भारत में व्यापारी कोठियां स्थापित करने का 600 एडी जो रहता है, 600 ईस्वी में क्या हुआ था? 600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना हुआ था। तो महारानी एलिजाबेथ रहती हैं, 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार जो है वो दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पूरब के साथ व्यापार करने के लिए इनको स्थापित किया गया था। अब स्थापित कर दिया गया है। भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास कब होता है? तो भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का पहला प्रयास 1608 ईस्वी में होता है। इस समय कौन भारत के बादशाह रहते हैं? मुगल बादशाह कौन रहता है? जहांगीर रहते हैं। कैप्टन हॉकिंस रहते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो रहते हैं वो हेक्टर नामक, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज से क्या होता है, वो सूरत के बंदरगाह पर आते हैं। तो सूरत के बंदरगाह में आते हैं, सूरत के बंदरगाह पर आकर के जो है अपने अजमेर में जो है इनसे मुलाकात करते हैं, जहांगीर से जो है, और उनसे कहते हैं कि हमको जो है फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दीजिए। अकबर ने क्या किया हुआ था? जहांगीर के शिक्षक के रूप में पुर्तगालियों को नियुक्त किया हुआ था। अकबर चाहते थे, यही जहांगीर का मतलब ये सलीम रहते हैं, अकबर प्यार से इनको सेखू बाबा कहते थे। और इस तरीके से क्या रहता है कि सेखू बाबा को वो चाहते थे कि जो उनकी तालीम है
वो पुराने जो ट्रेडिशनल वो हैं सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो है उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाए। तो आधुनिक भाषाओं से परिचित कराने के लिए जो है वो पुर्तगालियों को उनका शिक्षक नियुक्त किया गया था। इन्हीं पुर्तगालियों के प्रभाव में आकर के जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दिया था। अब हॉकिंस क्या रहता है, हॉकिंस जो है वो तुर्की भाषा को बोल सकता था। अकबर के नाम जो है ये क्या लेकर के आए हुए थे, अकबर के नाम ये जेम्स प्रथम जो वहां के राजा रहते हैं उनका पत्र लेकर के आए थे। तो टर्की लैंग्वेज ये बोल सकते थे, तुर्की भाषा बोल सकते थे, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आते हैं। बाद में क्या होता है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन वही पुर्तगालियों के विरोध के कारण, सूरत के जो सौदागर रहते हैं उनके विरोध के कारण जो है बात नहीं बन पाती है और फैक्ट्री नहीं खुल पाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है और यूजुअली आप लोग इस पे गलत करते हैं। भारत में जो प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री रहता है वो कहां पे खुलता है, 1611 ईस्वी में। और कहां पे खुलता है, मसूलीपट्टनम, जहां पे डचों ने खोला हुआ था 1605 ईस्वी में, वहीं पर इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री खोला था, मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में क्या होता है, 1613 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में क्या किया था, अस्थाई कारखाना स्थापित करने की अनुमति। जहांगीर जो है, जब मसूलीपट्टनम इन लोगों का 1611 में खुल जाता है, तब अपने यहां पर जो है इन्होंने सूरत में जो है अस्थाई कारखाना खोलने की अनुमति दिया था। सही है, ठीक है। तो चलिए जो है, तो कंपनी की स्थापना कैसे हुआ, कितने वर्षों के लिए हुआ, कौन जो है वहां के शासक रहते हैं, पहला कारखाना कहां खुलता है, फिर जहांगीर ने मुगल साम्राज्य सीमा के भीतर पहला कारखाना कहां खोलने की अनुमति दिया, ये सारे पहलू हो गए। 1639 ईस्वी का वर्ष रहता है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे रहते हैं। फ्रांसिस डे ने क्या किया था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां क्या किया, वहां एक किला बंद कोठी जो है वो बनाते हैं, वहां पर एक किला बंद कोठी जो है वो स्थापित करते हैं। तो इस किला बंद कोठी का नाम क्या रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, 2 बार से तो ज्यादा पूछा ही गया है, इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे, ये मद्रास में रहता है, इनका किला रहता है। जो कलकत्ता में इनका किला रहता है उसका क्या नाम रहता है, फोर्ट विलियम जो है उसका नाम रहता है। तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो हैं, सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार की जो है ये विजिट किए थे। ये भी प्रश्न कई बार, केवल यूपी पीसीएस में ही 2-3 बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में कई सारे एग्जाम होते हैं, एक अपर होता है, एक लोअर होता है, एक आरओ का एग्जाम होता है, रिव्यू ऑफिसर का, ये सब आयोग से एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए हुए रहते हैं, 1615 ईस्वी में आए रहते हैं। 1661 ईस्वी का वर्ष रहता है। अच्छा, ये पॉइंट यहां पे दिया गया है, पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन रहती हैं, इनका विवाह जो है वो चार्ल्स अच्छा सेकंड रहते हैं, चार्ल्स सेकंड से हुआ था। और बदले में क्या मिलता है, बदले में बंबई जो है इन लोगों को मिल जाता है। बंबई को इन्होंने 10 पौंड पर जो है बेच दिया था। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं भाई, पौंड मान लीजिए 100 रुपए के अगर बराबर है, तो उस जमाने में ये जो है 1000 रुपए के आसपास में पूरा बंबई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। ठीक है, तो चलिए जो है, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है बंबई के पहले गवर्नर कौन बनते हैं। अब प्रेसिडेंसी देखिए स्थापित होना शुरू होगा। 3 प्रेसिडेंसी शुरू में रहता है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो क्या रहता है, गेराल्ड ऑंगियर जो रहते हैं, इन्हें बंबई का प्रथम गवर्नर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव जो है, सूतानाती है, कालीकाता है और गोविंदपुर जो है, इसकी जमींदारी कितने में,
1300 रुपए में जो है कंपनी ने प्राप्त किया था। अब अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी कैसे उसमें आता है, अस्तित्व में आता है, उसकी कहानी यहां पे दिया गया है। 1698 ईस्वी कंपनी ने 3 गांव सुतानाती है, कालिकाता है और गोविंदपुर है, इसकी जमींदारी 1300 रुपए में प्राप्त कर ली थी। और इसे मिलाकर के क्या होता है, आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई थी। ठीक है, चलिए जो है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेन है, डेन 1616 ईस्वी में ये डेनिश जो रहते हैं, डेनमार्क जो रहते हैं, ये भारत में आए हुए थे। 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो भारत में स्थापित किया हुआ था, इसे भी आपको संज्ञान में रखना चाहिए। आगमन का क्रम और प्रथम फैक्ट्री को स्थापित करने का क्रम भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, बंगाल का जो सेरामपुर रहता है, इसमें इन्होंने बहुत बाद में देख रहे हैं 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। बहुत बाद में जाकर के 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। 1745 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वो कहां से चले गए, वो भारत से जो है वो चले गए। अपनी सारी जो फैक्ट्रियां रहते हैं वो अंग्रेजों को बेच के, और मतलब कोई इनके साथ तनाव या युद्ध, जैसे डचों के साथ बेदारा का युद्ध हुआ, वैसे डेनिस का जो है कोई युद्ध नहीं होता है। अब अगला कौन है भाई, तो अगले जो है वो फ्रांसीसी आते हैं। सबसे पुर्तगालियों के भारत के आगमन के क्रम में सबसे बाद में आते हैं। तो फ्रांस के सम्राट कौन है, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां रहते हैं। लुई 14वां के समय में उनके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की जो है वो स्थापना होता है। इसके बाद क्या है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित होता है। तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा के रूप में आप लोगों के लिए हो जाता है। कब स्थापित हुआ भाई, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुआ, सूरत में स्थापित हुआ, 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, फ्रैंक कैरो के द्वारा किया गया था। अब जो जैसे आप लोग भारत और पाकिस्तान के संबंध को देख रहे हैं, वैसे ही इनका जो है अदावत रहता है, इनका अपना जो है एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसके साथ जो है वो फ्रांसीसियों के साथ रहता है। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में कुल 3 युद्ध हुए थे। यहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स में ये लोग जो है वो रीजनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हो गए थे, तो इसलिए इसे और क्या कहा जाता है, कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तो टू द पॉइंट जो है, इधर उधर जो है कर्नाटक युद्ध में नवाब साहब का, जो कर्नाटक के नवाब रहते हैं, उनका अनवरुद्दीन और चंदा साहब का क्या रोल रहता है, वहां पर हैदराबाद के जो नवाब रहते हैं मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, उनका क्या रोल रहता है। ये जब मुगलों का पतन और क्षेत्रीय राज्यों का उदय जो होगा, वहां पर हम लोग उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। कब होता है, 1646 से 1648 ईस्वी में होता है। कारण क्या रहता है भाई, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध जो रहता है, वॉर ऑफ सक्सेशन जो ऑस्ट्रिया का रहता है, ये इसके कारण के रूप में रहता है। किस संधि के द्वारा ये युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था, एला सैपेल की जो संधि रहती है, या इसे एक्स ला सैपेल भी कहा जाता है, 1748 ईस्वी में इस संधि के द्वारा जो है ये युद्ध, यूरोप में युद्ध समाप्त होता है और ये भारत में भी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यूजुअली इन लोगों का अपना वो होता था, हर जगह पे ये लड़ना शुरू कर देते थे, उसी का ये परिणाम रहता है कि जैसे यूरोप में अगर फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों में युद्ध छिड़ रहा है, तो पूरे विश्व में जो है ये युद्ध छिड़ जाता था। इसका परिणाम क्या होता है भाई, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय होती है और डुप्ले का महत्वाकांक्षा क्या होता है, डुप्ले जो रहते हैं वो फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उन्हें डुप्लेक्स कहेंगे, हिंदी में इन्हें डुप्ले कहा जाएगा।
तो इस तरीके से इनकी महत्वाकांक्षा जो होता है वो भारत में और ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्या है, दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की पृष्ठभूमि। तो जो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर हो रहा है, इस ये कब हुआ था, तो इसका समय जो है वो 1749 से 1754 ईस्वी रहता है। कारण क्या रहता है, हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों का विवाद रहता है। हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों का विवाद रहता है। ठीक है। अब ये युद्ध जो है वो ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रिया मतलब यूरोप में कोई उत्तराधिकार नहीं हो रहा है, ये भारत की इंटरनल डिप्लोमेसी रहती है। किस संधि के द्वारा समाप्त होता है, तो पौंडीचेरी की संधि 1754 ईस्वी के द्वारा ये समाप्त होता है। और परिणाम क्या रहता है, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी जो रहते हैं ये भारतीय राजाओं और नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में जो है फ्रांसीसी इस युद्ध को जीत रहे थे। बाद में क्या होता है, बाद में जो है वो क्लाइव इस पे बढ़त बढ़ाना शुरू करते हैं और इस तरीके से अंग्रेजों का पलड़ा जो है, पहले वाले युद्ध में कंप्लीटली फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहता है। इस युद्ध में 1751 ईस्वी से अंग्रेजों का पलड़ा जो है वो भारी होता है और इस तरीके से अंग्रेजी प्रभाव में जो है वो वृद्धि होता है। ठीक है। अब हम लोग कहां पे आते हैं, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर पे आते हैं, मींस की तृतीय कर्नाटक युद्ध पे आते हैं। कब से कब तक हुआ था, 1756 से 1763 तक। इसे और क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, 7 ईयर वॉर जो है वो कहा जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध, ये फिर से मामला जो है क्या रहता है, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसीसी लड़ना शुरू करते हैं और वो युद्ध क्या होता है, जहां भी दुनिया भर में इनके उपनिवेश रहते हैं, कनाडा में भी ये युद्ध शुरू हो जाता है। कनाडा में भी इनके उपनिवेश रहते हैं, वहां भी ये युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में होता है और इस तरीके से ये युद्ध समाप्त होता है। परंतु भारत में ये युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में ही समाप्त हो जाता है। कौन सा युद्ध रहता है, वॉन्डीबॉस के युद्ध के द्वारा ये समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इंग्लिश कंपनी रहती है, इंग्लिश कंपनी फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर देती है और निर्णायक रूप से पराजित होने के पश्चात क्या होता है, अब फ्रांसीसी भारत से बाहर हो जाते हैं और भारत का संपूर्ण साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो इस क्लास में इस यूनिट से रिलेटेड आप लोग का मिसिंग है। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी आते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, और वहां पर हम लोग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किया जाएगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार है उसे किया जाएगा। तो फटाफट आपको क्या करना है, फटाफट आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि अन्य वीडियो को जो है आप लोगों को दिया जा सके। नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उससे जो है वो फॉलो कर लीजिए। कोई भी जो आप लोगों के वैल्यूएबल जो सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत है। और फिर अंत में जाते जाते ऑप्शनल की बैचें चल रही हैं, जो भी सकारात्मक स्टूडेंट हैं जो इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका जीएस गैलेक्सी जो है वो तहे दिल से स्वागत करता है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।